उसने कहा कि वो शादीशुदा है और बस कत्ल हो गया। नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्राइम फाइल बाय संतोष पाठक। आज अपने चैनल में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक रक्त रंजित स्टोरी, खून सनी स्टोरी, मर्डर मिस्ट्री कह लीजिए। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो आपको हिला कर रख देगी, क्योंकि असल में इतनी सी बात के लिए कत्ल हो गया कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 की सुबह थी और महीना था नवंबर का। मौसम हल्का ठंडा था, सुबह ठंडा था लेकिन दिन में मतलब काफ़ी गर्मी पड़ने लगती थी। छतरपुर का एक फार्म हाउस था, फार्म हाउस नंबर 13। उसके पीछे कुछ मजदूर, जिनकी संख्या वैसे तो बहुत ज़्यादा थी, यहाँ 13-14 थी, खेत था, काम कर रहे थे। लेकिन 4 मजदूर एक तरफ काम कर रहे थे, मतलब 4 के ग्रुप में अलग थे। उन चारों में से एक को जो है काम करते करते अचानक शौच जाना पड़ा, तो वह अपनी जगह से आगे बढ़ गया। वो फार्म हाउस की बाउंड्री तक पहुंचा, मतलब वो बाउंड्री के पीछे काम कर रहे थे, तो बाउंड्री के पिछले हिस्से में पहुंचा। वहाँ वो पहुंचा ही था कि अचानक जोर से चीख पड़ा, गला फाड़ कर चीखा और अपने बाकी तीनों साथियों का बार बार नाम लेने लगा। थोड़ी देर में वो तीनों तो दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचे ही। खेत में काम करते हुए बाकी मजदूर भी वहाँ इकट्ठे हो गए। बाउंड्री के बगल में घास उगी हुई थी और वहाँ एक लाश पड़ी थी, एक ऐसी लाश जिसका सिर फटा हुआ था, सिर का पिछला हिस्सा रक्त रंजित था। पहला वार। दूसरा, एक बोतल जो पतली गर्दन वाली थी, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या था। वो उसका ऊपर का हिस्सा जो है, टूटा हुआ कांच उसके यहाँ गर्दन में घुसा हुआ था। मतलब साफ दिखाई दे रहा था कि हत्यारे ने उस पर 2 वार किए थे। पहला सर के ऊपर बोतल से, फिर शायद बोतल उसी वक्त टूट गई या उसने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसने जो है, जो टूटा हुआ हिस्सा था उसको उसके गले में भोंक दिया था। मजदूर थे, उनकी हिम्मत तो नहीं पड़ रही थी पुलिस को फ़ोन करने की, क्योंकि एक बात जो है हर भारतीय के दिमाग में घुसी होती है, बैठी हुई है बल्कि, कि हमने पुलिस को फ़ोन किया नहीं कि बस पुलिस हमें ही परेशान करना शुरू कर देगी। गलत है। कुछ मामलों में होता भी है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल इस सोच को गलत नहीं कहूँगा। आप पुलिस को किसी बात की खबर करते हैं, जाहिर है आपसे 50 सवाल किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पूरा ग्रुप था, मतलब 15-16 मजदूर काम कर रहे थे, तो उनको हिचकिचाना नहीं चाहिए था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तो उनकी जगह कोई पढ़ा लिखा आदमी होता तो वो पुलिस को कॉल कर देता, तुरंत इतना नहीं हिचकिचाता। खैर, तो उसमें से एक मजदूर जो है वो भागा भागा फार्म हाउस के गेट पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया, केयरटेकर ने दरवाज़ा खोला तो उसने उसे बताया कि क्या हो गया था फार्म हाउस के पीछे। इत्तेफाक से भीतर जो है रंजन सिंह नाम के मालिक बैठे हुए थे उस फार्म हाउस के। वो फार्म हाउस उन्हीं का था। तो केयरटेकर ने उनको खबर की, आगे वो बाहर निकले, एक बड़ा घेरा काट करके वो पहुँचे वहाँ पर जहाँ लाश पड़ी हुई थी। मगर लाश उनके लिए अनजान थी, केयरटेकर के लिए भी अनजान थी, और खेतों में मजदूरी कर रहे तमाम मजदूरों के लिए भी वो लाश अनजान ही थी। तब उन्होंने क्या किया कि 100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को वारदात की खबर कर दी। सबसे पहले मौके पर पीसीआर पहुंची। पीसीआर से एक हवलदार और 2 सिपाही नीचे उतरे और जा कर के घटनास्थल पर खड़े हो गए। करना उनको कुछ नहीं था, बस मजदूरों को वहाँ से दूर कर दिया और घटनास्थल की रखवाली करनी शुरू कर दी। उसके करीब 10 मिनट बाद छतरपुर थाने से सब इंस्पेक्टर वैभव सिंह घटनास्थल पर पहुंचा। उसके साथ 2 या 3 सिपाही थे और नज़दीक पहुंच करके उसने मतलब मौका मुआयना शुरू किया तो
दो तीन चीज़ें उसकी नज़र में आई। पहली ये कि जिस बोतल से वार करके जान ली गई थी मरने वाले की, वो बियर की बोतल थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि घटनास्थल पर 3 विस्की के वो क्या बोलते हैं उसको अद्धे पड़े हुए थे, और गुटखे के जिसमें से 3 दिलबाग गुटखे के पाउच थे, एक कमला पसंद का और एक रजनीगंधा का, अलग अलग वहाँ पड़े हुए थे खाली पाउच। तुलसी के पाउच भी थे, और साथ में दूसरे गुटखे के साथ जो भी तंबाकू खाया जाता है उनके पाउच पड़े हुए थे। और वो सारे पाउच ऐसे थे कि उन्हें देखकर यही लग रहा था कि हालिया गिरे थे। इससे पहला अंदाज़ा जो वैभव सिंह ने लगाया वो ये था कि हत्यारा अकेला नहीं था, वो सब ग्रुप में थे और उनके बीच पार्टी चल रही थी। तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि जो पार्टी चल रही थी, मरने वाला भी उस पार्टी का ही एक हिस्सा था। फिर किसी बात की वजह से उनके बीच आपस में मनमुटाव हुआ या झगड़ा हुआ, और नशे के आलम में किसी एक ने बोतल उठा करके उसके सर पर दे मारा और उसकी मौत हो गई। उस समय भी नहीं मरा था, तो बाकी का हिस्सा जो गर्दन में घुसेड़ा था तो उसकी मौत हो गई। खैर, वैभव सिंह ने मामले की जानकारी थाना इंचार्ज को दी, राजपाल सिंह को। राजपाल सिंह ने आगे एसीपी को बताया, एसीपी ने डीसीपी को। उस समय तत्कालीन डीसीपी कोई वर्षा सिंह जी थी। तो सबसे पहले जो है पुलिस ने केस के आईओ तो बना दिया गया एक इंस्पेक्टर को, कोई विपुल जी थे, और लेकिन जांच का सारा जिम्मा जो है इनको वैभव सिंह को ही संभालना था। तो वैभव सिंह ने क्या किया कि लाश की जांच पड़ताल करने के बाद जो है लाश उठवा दी। तब तक किसी बड़े ऑफिसर का फेरा वहाँ नहीं लगा था, ना तो एसएचओ ने वहाँ घटनास्थल पर झांकने की कोशिश की, ना ही जो है एसीपी डीसीपी पहुँचे, क्योंकि बहुत मामूली सी बात लग रही थी। मामूली से ही हत्या की घटना थी और मरने वाला भी बहुत मामूली इंसान दिखाई दे रहा था। कुल मिलाकर ये कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं था जिसमें पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। अब समस्या सबसे बड़ी ये थी वैभव सिंह के सामने कि उसने लाश की पहचान करनी थी। जब तक लाश की पहचान नहीं हो जाती, कातिल को ढूंढना करीब करीब असंभव माना जाता है, बल्कि होता ही असंभव है। यहाँ हत्यारा कितना अनाड़ी था उसका पता इतनी सी बात से लग गया कि बियर की बोतल पे क्लियर फिंगरप्रिंट मिल गए। बाकी लोगों के भी फिंगरप्रिंट गुटखे के पाउच वगैरह पे बरामद हो गए। ये एक तगड़ा एविडेंस था पुलिस के पास, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस एविडेंस को कंपेयर किससे किया जाए। हत्यारा उन्हें मिलता तभी तो उन फिंगरप्रिंट्स को उसके फिंगरप्रिंट से मिला के देखते कि मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन हत्यारे का तो पता नहीं था। अभी तो यही नहीं पता था कि मरने वाला कौन था। अब यहाँ से शुरू हुआ पुलिस की जांच। कोई रफ्तार नहीं, हमेशा पुलिस आम मामलों को एक ही तरह से देखती है, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप कोई खाना बना रहा है, कोई महिला खाना बना रही है, तो सब्जी बनाना है तो पहले तेल डालेगी, फिर उसमें जीरा डालेगी, फिर उसमें प्याज डालेगी, इस तरह। तो उसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप बस वो करते नहीं, ना कि वो भागम भाग जैसा फिल्मों में अक्सर दिखाई दिया है, पुलिस एकदम से केस के पीछे दौड़ पड़ी है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, तो सबसे पहले एक हवलदार ने आसपास के जो है एरिया में जितने भी ठेके थे शराब के, हर जगह ले जा कर के मरने वाले की फ़ोटो दिखानी शुरू की। किसी ठेके वाले ने तो उसे नहीं पहचाना, लेकिन एक दूसरे ऐसे शख्स ने पहचान लिया जो कि उस वक्त भी नशे में धुत था। बोला, हाँ जी पहचानता हूँ। बोला, कैसे पहचानता है? बोला, कल जो है ना ये 3 लोगों के साथ आया था यहाँ पे, और यहाँ पे बैठ के पी थी, फिर चले गए थे उठ करके, मैं भी यहीं था तब। तो लेकिन उससे तो पुलिस का कोई भला नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उससे कोई नाम पता तो मालूम नहीं था, अनजान व्यक्ति था वो। तब उन्होंने क्या किया, वाइन शॉप की सीसीटीवी फुटेज हासिल की और बहुत गहराई से उसका अध्ययन किया।
तो उसमें मरने वाले की शक्ल दिखाई दे गई और फिर वो 3 लोग भी दिख गए जो उसके साथ जो है वहाँ मौजूद थे। मगर समस्या अभी भी वही थी कि वो थे कौन। तो अब यहाँ पे जो है मतलब पुलिस ने क्या किया कि सबसे पहले लाश की फ़ोटो जो है सर्कुलेट कर दी सभी थानों में कि कहीं कोई गुमशुदगी और दर्ज हो तो उन्हें पता लग जाए। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ था, कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं की गई थी। तो एक दिन ऐसे ही गुजर गया, अगला दिन भी ऐसे ही गुजर गया। तीसरे दिन एक महिला कुसुम श्रीनिवासपुरी थाने में पहुंची और उसने बताया कि 2 दिन से उसका पति घर नहीं लौटा था। फिर उसने पति की फ़ोटो दी। आगे ड्यूटी ऑफिसर ने अचानक उसका मिलान करके देख लिया लाश वाली तस्वीर से और दोनों से मैच करती दिखाई दी। हालांकि लाश की तस्वीर से ओरिजिनल तस्वीर को मिला करके कंफर्म करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि बिगड़ चुकी होती है। लेकिन महिला वहाँ सामने थी, इसलिए उसने लाश की तस्वीर उसे दिखाई और अपने पति की लाश तो पहचान ही सकती थी। उसने फ़ौरन पहचान लिया कि उसके पति की लाश है। इसके बाद उसने ज़ोर ज़ोर से रोना धोना शुरू कर दिया वहीं। अब पुलिस को पता लग चुका था कि मरने वाले का नाम राम सहाय था। अब सवाल ये था कि राम सहाय की मौत हुई क्यों। डीसीपी वर्षा शर्मा ने एक पुलिस टीम का गठन किया जो इस केस को सुलझाने में जुट गई। मतलब एसआई वैभव सिंह से केस लेकर के इंस्पेक्टर दशरथ प्रसाद को दे दिया गया और दशरथ प्रसाद को के अंडर में सब इंस्पेक्टर वैभव सिंह को काम करना था। साथ में 2-3 सिपाही और दे दिए गए उन्हें। टीम का मतलब ये था कि अब ये टीम सिर्फ उसी केस पे काम करेगी, इन्हें कोई और काम करना नहीं होगा। उस टीम ने जब कुसुम से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि 2 दिन पहले उसका पति ये कह कर गया था कि पार्टी करने जा रहे हैं। उसके बाद वापस नहीं लौटा, लेकिन वो बहुत पीता था और अक्सर ऐसा होता था कि रात रात भर वापस नहीं आता था, तो इसलिए उसे ज़्यादा चिंता नहीं हुई। उसने कल भी पिया, उसने कल भी इंतज़ार किया और जब उसका पति नहीं पहुंचा तो वो थाने पहुंच गई आज रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। अब उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारे पति की किसी के साथ दुश्मनी थी। उसने साफ इनकार कर दिया। बोला नहीं, वो पीता बहुत था जी, लेकिन दुश्मनी वाली कोई बात नहीं। वह काम क्या करता था। बोला मजदूरी करता था, जो मिल जाता था वो कर लेता था। बोला कोई यार दोस्त। तब एक रमन सिंह नाम के लड़के का पता लगा जो कि उसका बहुत पक्का दोस्त बताया जाता था। महिला से पूछा गया रमन सिंह का घर कहाँ है, तो उसने बता दिया। पुलिस पार्टी रमन सिंह के घर पहुंची और तो पाया कि वहाँ ताला लगा हुआ है। अब पुलिस का शक पहली बार जो है रमन सिंह पर गहराया। इसलिए गहराया क्योंकि वो उसी शाम से घर नहीं लौटा था जिस शाम से राम सहाय गायब हुआ था और अब उसके घर पर ताला लगा था। पड़ोस से पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर हासिल किया, उस पर कॉल किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिला। जबकि राम सहाय के पास उसकी बीवी ने बता दिया था पुलिस को कि कोई मोबाइल नहीं था। अब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की कि कोई ऐसी जगह है जहां रमन सिंह को ढूंढा जा सके, उसका कोई ऐसा ठिकाना जहां वो अक्सर जाता आता रहता हो। तब पुलिस को एक चौंकाने वाला सच सुनने को मिला। एक लड़के ने बताया जी रमन सिंह को ढूंढना है तो राम सहाय की बीवी से पता करो, वो जब देखो उसके घर में घुसा रहता है। पुलिस के दिमाग में ये बात जो है भीतर तक खटक कर रह गई। अब उन्होंने क्या किया, कुसुम से सीधा पूछताछ करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पहले उस इलाके में 2 लेडीज कांस्टेबल को भेज दिया जो उधर औरतों से घुल मिल करके उसके बारे में पता करने लगे। तब मालूम पड़ा कि असल में रमन सिंह को कुसुम जो है मुगोला भाई मानती थी या मुगोला भाई बना रखा था। वो उसे राखी वगैरह बांधा करती थी और ये बात मतलब पूरे पड़ोस को पता थी। इससे ज़्यादा कोई मतलब उनके बारे में कोई भी गलत बात किसी ने नहीं कहा।
एक औरत ऐसी नहीं मिली, जबकि आमतौर पे ऐसे मामलों में लोग बढ़ा चढ़ा के बोल दिया करते हैं, लेकिन सबने यही कहा जी वो कुसुम का मुँह बोला भाई था और घर में उसका आना जाना तो बहुत था। इसके बाद जो है कुसुम से बातचीत शुरू की गई, पूछा गया, बोला हाँ ये वो रमन भैया को मैं राखी बांधती थी और हमारे घर आते जाते रहते थे, लेकिन उनकी दोस्ती जो है राम सहाय से बहुत पहले से चली आ रही थी। मैं जब ब्याह के आई तब भी दोनों दोस्त हुआ करते थे। तो अब जो है जो केस के इंचार्ज ने दशरथ सिंह ने सवाल किया कि क्या रमन सिंह ने तुम्हारे पति को मारा हो सकता है? तो उसने कहा नहीं साहब जी ऐसा नहीं हो सकता, वो रमन भैया तो बहुत अच्छे इंसान है, वो क्यों मारेंगे मेरे पति को, उनको मार के क्या हासिल हो। बोला अच्छा कोई भी बात ऐसी याद करो जो तुम्हें अजीब लगी हो, रमन ने तुमसे कही हो, कुछ भी किसी भी बारे में। बोला नहीं मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो बोला पक्का? बोला देख ले। अब पुलिस ने उसको थोड़ा सा उस पर सख्ती की, बोला देख ले अभी सच बोल देगी तो बच जाएगी, नहीं तो रमन सिंह की गिरफ्तारी के बारे में बाद में अगर पता लगा हमें कि तूने जरा सा भी साथ दिया था पूरे मामले में तो तेरी खैर नहीं, उसके साथ साथ तू भी जेल जाएगी। कुसुम रोने लगी, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि पति के कत्ल में उसका कोई हाथ था या वो जानती थी कि कातिल रमन सिंह ही है। खैर रमन सिंह का मोबाइल सर्विलांस पे लगा दिया गया, अभी ऑफ चल रहा था, लेकिन पुलिस को उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल वो अगर ऑन करता है तो उसकी लोकेशन उन्हें बरामद हो जाएगी। अब इसे चाहे आप जानकारी का अभाव कहिए या जो भी कह लें, लेकिन जो रमन कुमार था उसने जो है कुसुम को फ़ोन कर दिया। फ़ोन करके वो कुसुम को बताता है कि भाभी जो है राम सहाय और मैंने राजवीर सिंह से ब्याज पे पैसे लिए थे 50,000 रुपये और हम लौटा नहीं पा रहे थे, तभी वो हमसे गुस्सा था और 2 दिन पहले उसने हम दोनों को मिलने के लिए बुलाया, फिर राम सहाय की जान ले ली और मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागने में कामयाब हो गया और इसीलिए तभी से भागा भागा फिर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसके हत्थे चढ़ गया तो मेरे को भी मार देगा। तो इसलिए जैसे ही मतलब कि मामला ठंडा हो जाएगा मैं आ जाऊँगा, लेकिन आप जो है पुलिस को राजवीर के बारे में बता दो ताकि उसे गिरफ्तार कर लें, नहीं तो वो मुझे भी मार देगा। कुसुम ने फ़ौरन उस बात की खबर जो है केस के इंचार्ज दशरथ सिंह को दे दी। अब क्या हुआ, तब रात के 8:30 बज रहे थे, पुलिस ने 9 सवा 9 के करीब जो है राजवीर सिंह को उसके घर से उठा लिया, उसे थाने ले जाया गया। इंट्रोगेशन रूम में उसके साथ सख्त पूछताछ शुरू की गई, तो उसने ये बात तो फ़ौरन कबूल कर ली कि वो लोगों को ब्याज पे पैसे देता है, मगर जब उससे ये पूछा गया कि तूने राम सहाय को कितने पैसे दिए थे तो वो हैरानी से बोला कि उस फटेहाल इंसान को तो मैं चौनी भी नहीं दूंगा। बात भी उसकी सही थी, जिस शख्स के पास नौकरी नहीं थी, कोई काम धंधा नहीं था, पी करके पड़ा रहता था, उसको पैसे ब्याज पे क्यों देने लगा। ये बात पुलिस की समझ में तो आ रही थी, लेकिन वो फौरन उसे सच मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए सबसे पहले उसकी लोकेशन निकलवाने का इंतजाम किया गया, जिसमें अभी टाइम लगना था, मगर पूछताछ शुरू कर दी गई। उधर दूसरा काम डीसीपी वर्षा शर्मा ने क्या किया, उन्होंने एक पैरेलल सिम हासिल कर लिया रमन कुमार के नंबर का। मतलब अब रमन कुमार जिससे बात करता, जो भी बात करता, वो पुलिस सुन सकती थी ज्यों की त्यों। ये एक बहुत बड़ी पहल थी इस केस में, जिससे रमन कुमार उनके कब्जे में पहुंच जाने वाला था, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। खैर मोबाइल उसका लगातार ऑफ जा रहा था। इधर राजवीर सिंह की जांच पड़ताल पूरी हो गई और पुलिस को यकीन आ गया कि इसने कोई पैसा उन लोगों को नहीं दिया था, लेकिन अब ये क्लियर हो गया था कि रमन कुमार ने झूठ बोला है, वो फरार भी है, तो जाहिर है कत्ल के पीछे उसी का हाथ है। फिर पुलिस ने क्या किया, उन लोगों पे ध्यान देना शुरू किया जो रमन कुमार के दोस्त थे। तब राजू और बिस्सू नाम के 2 लड़कों का पता लगा और कि वो रमन कुमार के दोस्त थे। पुलिस का शिकंजा उस पर कसा, उन दोनों पर कसा और उन दोनों को उठा लिया, उठाकर थाने लाए। थोड़ी उनकी खातिरदारी की, ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, मामूली लोग थे, तो टूट गए और फिर उन्होंने कबूल कर लिया, हाँ जी हम रमन कुमार के साथ मिलके हमने ही जो है
राम सहाय को मारा था, लेकिन उसको मारने वाला जो है वो रमन कुमार ही था। हम बस उसके साथ मौजूद थे। फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि रमन कुमार को शराब की पार्टी देने का झांसा दिया गया। माफ़ कीजिए, रमन कुमार को नहीं, राम सहाय को शराब की पार्टी का झांसा दिया गया। उसे लेकर के वो तीनों जो है, और एक सावधानी और बरती थी यहाँ रमन कुमार ने, उसने खुद उसे नहीं बुलाया, उसने अपने दोनों दोस्तों के जरिए उसको पार्टी का झांसा दिलवाया। फिर वो उसे लेकर के छतरपुर के फार्म हाउस के पीछे पहुंचे, जिसका जिक्र मैं शुरू में कर चुका हूँ। उस फार्म हाउस के पीछे पहुंचने के बाद चारों ने, तभी वहाँ पे पहुंच गया रमन कुमार। फिर चारों ने जो है बैठ करके पीना शुरू किया, शराब पी और गुटखा वगैरह खाया और वहीं बातचीत करने लगे। तभी रमन कुमार जो है अपनी जगह से उठा, बियर की खाली बोतल उठाई और पूरी ताकत से पीछे से अपने वो दोस्त जिसको उसकी बीवी जो है राखी बांधा करती थी, उस दोस्त के सिर पर उसने बियर की बोतल से पूरी ताकत से प्रहार कर दिया। एक ही प्रहार काफ़ी था, क्योंकि राम सहाय जो है पहले से नशे में धुत था और बियर के बोतल के प्रहार से वो नीचे गिर के बेहोश हो गया। उसके बाद वहीं एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, जिस पर रमन कुमार ने बोतल मार करके तोड़ा और बोतल का ऊपरी हिस्सा जो है उसने उठा करके अपने दोस्त के गर्दन में भोंक दिया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही सामने आया कि उसकी मौत सर के चोट की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि गले की नस कटने की वजह से हुई थी, जो कि बोतल घुसेड़ने के कारण हुआ था। खैर, अब पुलिस के सामने ये क्लियर हो चुका था कि राम सहाय की हत्या रमन कुमार ने की थी और 2 लोगों के साथ मिलकर की। वो सह अभियुक्त अब उनकी हिरासत में थे, लेकिन मेन अभियुक्त अभी भी गायब था। अब पुलिस को उसे धर दबोचना था, लेकिन एक सवाल अभी और था। अभी तक जितनी जानकारियां पुलिस को हासिल हुई थी, उनके अनुसार रमन कुमार और राम सहाय के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी, पक्की दोस्ती थी एकदम। पुलिस ये सोचकर हैरान थी कि अगर दोनों में गहरी दोस्ती थी, उसकी बीवी इसको राखी भी बांधती थी, तो उसकी हत्या करने की उसे क्या जरूरत थी? क्यों मारा उसने अपने दोस्त को? इस सवाल का जवाब जो है पुलिस को ढूंढे नहीं मिल पा रहा था और उस वजह से उनका केस अधूरा था। बाकी कातिल की गिरफ्तारी होनी तो बाकी ही थी। खैर, अच्छा, दोपहर 1 बजे के करीब रमन कुमार का मोबाइल ऑन हो गया। ऑन होते ही पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और बातचीत भी सुननी जारी हो गई। मतलब वो पैरेलल सिम थी उनके पास, तो लोकेशन का पता तो लग ही रहा था, वो बातचीत भी सुन पा रहे थे। तो इससे पता लगा कि वो अलीगढ़ में अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसने पूछा था कि कहाँ पहुँच के कैसे मतलब जाना है, वहाँ से कैसे जाना है, आगे स्टेशन से कैसे जाना है, इस तरह से। फौरन रमन कुमार की तलाश में जुटी पुलिस टीम अलीगढ़ के लिए रवाना हो गई। ये लोग करीब 3:30 बजे अलीगढ़ पहुंचे। तब तक पैरेलल सिम की वजह से इन्हें पता लग चुका था कि रमन कुमार दोस्त के घर पहुंच गया था, लेकिन दोस्त के घर का क्लियर एड्रेस इनको पता नहीं था और जो लोकेशन आ रही थी वो एक बड़े इलाके की आ रही थी, क्योंकि उधर सेल टावर बस एक ही था। अब सिचुएशन ये थी कि उस इलाके में पहुंचने के बाद भी पुलिस के लिए रमन कुमार को तलाश करना आसान नहीं था, लेकिन एक बात थी जो पुलिस की तलाश को आसान बना सकती थी, वो ये थी कि फोन पर उसने अपने दोस्त का नाम लिया था, हर्षित। तो उस गांव में पहुंचकर पुलिस ने हर्षित को तलाशना शुरू किया रमन कुमार की बजाय। तब एक आदमी ने उसके घर का एड्रेस बता दिया। पुलिस टीम जीप में बैठकर उधर को जा ही रही थी कि एक दुकान से एक लड़का उठा और एकदम से पूरी ताकत से खेतों की तरफ भागा। पुलिस को शक हुआ, वो तुरंत जीप से उतरी और बहुत तेजी से खेतों में उसके पीछे दौड़ पड़ी। अब वो लड़का खेतों में भागे जा रहा था। पुलिस को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि खेतों में भागने में वो उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट नज़र आ रहा था, मगर पुलिस जो है चारों तरफ से थी और कई जने थे और वो सीधा दौड़ रहा था और आगे खेत जो है ना सिंचाई हुई पड़ी थी, गीले थे, इसलिए ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और आखिरकार पकड़ा गया। पकड़ के उसको सिपाही जो है जीप तक लाए, फिर 2-3 थप्पड़ जड़ा उसको और बोला, चल भाई रमन कुमार, तेरे दिन पूरे हो गए, अब बाकी की ऐसे जेल में करना।
सुनकर वो बोला जी नहीं, मेरा नाम रमन कुमार नहीं है। बोला फिर? पवन कुमार है। बोला चल तू रमन कुमार है या पवन कुमार है कोई बात नहीं, ये बता कि तूने राम सहाय को मारा क्यों? वो तो तेरा दोस्त था ना। तो वो घबराया सा एकदम से, उसने पाँव पकड़ लिए दशरथ के, इंस्पेक्टर दशरथ सिंह के पाँव पकड़ लिए। बोला अरे साहब इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाओ, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, बहुत छोटा मोटा आदमी हूँ, मैं किसी का कत्ल क्यों करूँगा। उन्होंने कहा उठ के खड़ा हो जा, झूठ मत बोल, अब कुछ भी तेरे पास छुपाने को बाकी नहीं रह गया। फिर उसे जबरन खड़ा किया गया और उसकी आइडेंटिटी चेक की गई। जेब में उसकी पर्स पड़ा हुआ थे, उसके अंदर आधार कार्ड वगैरह रखे था, तो उस हिसाब से उसका नाम पवन ही था। पुलिस को हैरानी हुई। फिर बोला तू रहने वाला कहाँ का है? बोला यहीं का हूँ जी, गाँव का। बोला दिल्ली कब से रह रहा? बोला दिल्ली की तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी आज तक। बोला अच्छा ही बता, तुमने अगर कत्ल नहीं किया तो तू हमें देख के भागा क्यों? बोला जी मैं मिट्टी का तेल बेचता हूँ ब्लैक में, सोचा आप लोग मुझे पकड़ने आ रहे हो इसलिए भाग खड़ा। मतलब कातिल की जगह झुंझुना हाथ लगा था। गुस्सा तो बहुत आया दशरथ सिंह को, लेकिन उसमें उस आदमी की क्या गलती थी? पुलिस ने छोड़ दिया उसे। वैसे भी वो मिट्टी का तेल ब्लैक में बेचता था, कैसे बेचता था, उससे दिल्ली पुलिस का कोई लेना देना नहीं था। खैर आगे हर्षित को तलाश करते हुए वो लोग आखिरकार पहुंच गए उसके घर। दरवाज़ा खटखटाया गया, जिसे खुद हर्षित ने खोला। पुलिस को देख करके वो बौखला गया, क्योंकि उसे रमन कुमार सारी बात बता चुका था। मगर और क्या कर सकता था? पुलिस अंदर गई, रमन कुमार सामने बरामदे में बैठा हुआ था। उठा लिया उसे, उठा के थाने लाए, मतलब उठा करके उसी रात दिल्ली लौट आए और थाने में इंटरोगेट किया, जिसमें उसने सारा सच कबूल कर लिया। मतलब उसने राम सहाय की हत्या कबूल कर ली। अब सवाल ये था कि हत्या क्यों की थी उसने? सिर्फ एक वजह थी, कुसुम का ये कहना कि मैं शादीशुदा हूँ, उसके पति की हत्या की वजह बन गया था। बताता हूँ कैसे। रमन कुमार राखी बंधवाता था कुसुम से, लेकिन हकीकत में वो उसे बहन के रूप में स्वीकार नहीं करता था कभी भी। कुसुम उसे बहुत अच्छी लगती थी, वो उससे शादी के ख्वाब देखता था, तरह तरह की योजनाएं बनाता था, उसको रिझाने की कोशिश करता रहता था। किसी तरह वो चाहता था कि वो भी मतलब कि हामी भर दे, तो उसे वहाँ से निकाल ले जा दिल्ली से और कहीं जा कर के शादी कर ले। दोस्त की बीवी से शादी करना चाहता था। फिर क्या हुआ, जब उसने देखा कि कुसुम ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, तो एक दिन उसने बोला क्या भाभी, क्यों राम सहाय के साथ ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? तुम्हें तो किसी जो है राजा की बीवी होना चाहिए, इतनी खूबसूरत होती। सुनकर हंसते हुए कुसुम ने कह दिया कि क्या भैया, आप भी मजाक कर रहे हो, मेरी किस्मत में रानी बनना कहाँ लिखा है। इस तरह की मतलब ये डायलॉगबाजी उनके बीच आए दिन मतलब कि होने लगी। फिर एक दिन सीधा सीधा जो है रमन कुमार ने कह दिया, भाभी तुम मुझसे शादी कर लो। तो कुसुम ने कहा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। बस यही एक बात जो है रमन कुमार के दिमाग में घुस गई कि कुसुम मुझसे इसलिए शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो शादीशुदा है, नहीं होती तो पक्का कर लेती। मतलब वो बात का दूसरा अर्थ देख रहा था। कुसुम ने ये कहा था कि मैं शादीशुदा हूँ, शादी नहीं कर सकती, और वो ये देख रहा था कि वो शादीशुदा है इसलिए शादी नहीं कर सकती, मतलब मुझे पसंद करती है, मुझसे शादी करना भी चाहती है, लेकिन शादीशुदा है इसलिए शादी नहीं कर सकती। बस एक वही बात जो है राम सहाय की कत्ल की वजह बन गई। रमन कुमार ने सोचा कि अगर राम सहाय ही ना रहे, तो राम सहाय को ही खत्म कर दिया जाए, तो फिर तो कुसुम उससे शादी कर लेगी, बात ही खत्म। बस उसके बाद उसने प्लानिंग की, 3 दोस्तों के साथ मिला, उनको जो है 5-5 हजार रुपए का, सिर्फ, जी हाँ, सिर्फ 5-5 हजार रुपए का लालच था कत्ल के केस में। सब निठल्ले थे, पीने वाले लोग थे, मतलब पी के धुत होने वाले लोग थे, जो ऐसे लोग जो ठेके के इर्द गिर्द पड़े हुए नजर आते हैं, रास्ते में आपने देखा होगा। तो काम धंधा कुछ करते नहीं थे, तो 5,000 रुपये उन्हें बहुत बड़ी बात लगी, या यूँ समझ लीजिए कि उसमें फीस के साथ साथ थोड़ी दोस्ती भी शामिल थी, इसलिए रमन कुमार का लिहाज कर गए और 5-5 हजार रुपये में उसका साथ देना कबूल हो गया उन्हें। उसके दोस्तों ने
राम सहाय को पार्टी का झांसा दिया और अपने साथ एक ऑटो में बिठा के महरौली ले गए। महरौली में फार्म हाउस के पीछे पहले एक शराब के ठेके पे गए, वहाँ छक के उसे शराब पिलाई। इसके बाद वहाँ से उसे फार्म हाउस के पीछे ले गए और वहाँ बैठ के पीने लगे। जब वहाँ बैठ के पीने लगे तब उसी वक्त इसने रमन कुमार ने बोतल उठाई बियर की, उसके सिर पर वार कर दिया। यानी वो कहानी जो उसके दोस्त पहले ही बता चुके थे। सिर के वार से राम सहाय बेहोश होकर गिर गया। उसके गिरने के बाद जो है रमन कुमार ने बोतल को तोड़ा और जो टूटी हुई बोतल यानी कि ऊपर उसकी गर्दन वाला जो हिस्सा था उसे पकड़ के उसके गर्दन में भोंक दिया। इस तरह उसने अपनी एक नासमझी की वजह से राम सहाय की हत्या कर दी, अपने दोस्त की हत्या कर दी। वरना सच यही था, कुसुम के मन में उसको लेके कुछ नहीं चल रहा था, ना ही कुसुम उससे शादी का ख्वाब देख रही थी। और वो गलतफहमी का शिकार हुआ था बस, और उसी गलतफहमी ने उसे दोस्त की हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी कहानी अपलोड करूं आप लोगों को उसकी तुरंत खबर लग जाए। तब तक के लिए नमस्कार।